आज यहाँ सद्विद्या प्रतिष्ठान में ये 56 फाउंडेशन डे में मुझे जो यहाँ बुला के सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मंच पे शेखर जी, जिनके हमने विचार सुने, भगवद गीता के ऊपर उन्होंने काफ़ी विस्तार से कई बातें कही। हमारे साथ आदरणीय धर्मा जी और शंकर दत्त जी भी यहाँ मंच पे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि यह प्रतिष्ठान नोएडा में 1966 में सबसे ये चल रहा है। और आज मेरी पत्नी डॉक्टर सविता, उन्होंने भी शायद बातचीत करके मुझे बताया कि गीता के ऊपर एक कंपटीशन किया था और उसके अवार्ड के फंक्शन है। और जिस तरह से प्रबुद्ध लोग यहाँ पे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में भी कुछ बातें आ रही हैं। मैं 15 मिनट क्योंकि मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने संस्कृत में लघु सिद्धांत विद्या की पुस्तक है, वहाँ पे 18 वॉल्यूम्स की सातवलेकर जी की, वो मैंने पढ़ी थी स्कूल में। और उसके बाद मेरे पिताजी भारतीय कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य जी के साथ काफ़ी वर्ष रहे, जिन्होंने वैदिक गणित लिखी थी, पुरी के शंकराचार्य थे, उनके साथ 6 वर्ष रहे। और फिर कैलाश आश्रम से हरिहर तीर्थ जी से मेरा बहुत संपर्क रहा और वहाँ पे रह के मैंने 6 महीने लगभग जाता आता रहता था, लेकिन काफ़ी कई बार बीच में महीने रह के भी लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन किया है। तो मैं संस्कृत की विद्वता, संस्कृत के ज्ञान, संस्कृत के वैभव, भारतीय संस्कृति के वैभव, उसके जो अथाह जो उसका ज्ञान है, उसके बारे में काफ़ी मुझे जानकारी है। कुछ बातें जब बात आ रही है तो मैं चिन्मय मिशन से भी कई बार जुड़ा हूँ, तो मेरे मन में भी कुछ बातें जरूर ध्यान में आ रही है इस वक्त। देखिए, भारतीय कृष्ण तीर्थ जी पुरी जी ने एक किताब लिखी वैदिक गणित के बारे में, आपने सुना होगा। 16 सूत्र में वो गणित पुस्तक है और वेदों से, अथर्ववेद से निकाले हुए वो सूत्र है। और उन्होंने वैदिक मेटाफिजिक्स एक पुस्तक लिखी है जो मोतीलाल बनारसी दास ने पब्लिश की है। उसमें उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा कि वेद इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। वेद मीन्स इट्स अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। तो जब उन्होंने यह बात कही, उन्होंने कहा बचपन में जब मैं संन्यास का शुरुआत की थी, तो मैंने जब ये पढ़ा तो कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर ए.ओ. ह्यूम और ऐसे लोगों का उपनिषद और वेदों का जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कोई चैप्टर्स आए अथर्ववेद के ट्रांसलेशन में, उन्होंने उस चैप्टर्स पे लिखा कि द टॉपिक इज गणित सूत्र, बट इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग। कंस को भगवान कृष्ण ने मारा, शिव की भक्ति, तो उन्होंने कहा कि द टॉपिक इज गणित सूत्र, बट इट इज टॉकिंग ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो द ट्रांसलेटर सेड दैट इट इज अटर नॉनसेंस। ये उन्होंने कहा। तो शंकराचार्य जी को लगा कि जब कोई चीज वेदों में एक एक शब्द इतने ध्यान से पढ़ के हम जब काम लिखे हुए हैं, we may not have the sense to understand the sense behind it, but it cannot be nonsense. This is the word that I am quoting from Shankaracharya, and he spent 18 years in forest to decode them. और उन्होंने वैदिक न्यूमेरिकल कोड निकाला, आदिनव टादिनव पादि पंचक यादृष्टक 6 शून्यम, यानी क रिप्रेजेंट 1 ऐसे करके, और फिर उन श्लोकों का उन्होंने उसको न्यूमेरिकल ट्रांसलेशन, यानी क मींस 1, क आदि 9, प आदि 9, 1 to 9 ऐसे करते, और उसके बाद वो 16 सूत्र निकाले। और उन सूत्रों के माध्यम से उन्होंने जो दूसरी किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें 16 सूत्र के माध्यम से आज विश्व के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलस और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू दो 16 सूत्रास। और आज विश्व में द लार्जेस्ट सेलिंग बुक इज दैट वैदिक मैथमेटिक्स बाय दिस मोतीलाल बनारसी दास। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह बात है कि वेदों में अथाह ज्ञान है, हर क्षेत्र में ज्ञान है, हर, चाहे आयुर्वेद को ले लो, चाहे धनुर्वेद को ले
वेद कंट्रोल, उन्होंने मेटाफिजिक्स में एक बात लिखी है कि इट इज नॉट ओनली डीलिंग विद स्पिरिचुअलिज्म बट मटेरियल वेलबीइंग एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी is also an important part of our Vedic tradition related culture. तो कहीं ना कहीं अब उससे मैं बात, ये इतिहास को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे से अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास इतना बड़ा, इतना हमारा ज्ञान इतना बड़ा, हमारी प्रॉस्पेरिटी, यानी वी वर एट ए टाइम कंट्रोलिंग, क्योंकि मैं आर्थिक विषय भी देखता हूँ, 26% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड भारत कंट्रोल करता था। उसके बाद 5,000 साल में हर फील्ड में हमारी प्रॉस्पेरिटी थी, इन एवरी फील्ड। उसके बाद क्या हुआ कि हम 1,000 साल की गुलामी के अंदर फंस गए। अब मुगल आगताइयों ने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारा यानी नालंदा की यूनिवर्सिटी को 6 महीने तक कहते हैं आग लग गई, तो जलती रही पुस्तकालय, और उसके बाद अंग्रेजों ने हम पे राज्य किया। तो कहीं ना कहीं मैं जो आदि शंकराचार्य जी की बात में देखता हूँ, कहीं ना कहीं हमने शक्ति की उपासना और जो शस्त्र पूजा, जो कहते हैं ना शक्ति की उपासना, को हमने हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान, समृद्धि, ये सब ठीक है, बट शक्ति की उपासना भी बहुत आवश्यक है। उसको हमने नजरअंदाज किया, इसके कारण हमारा पराभव हुआ, और वो पराभव ऐसा हुआ कि जो हमारे अन्य सभी क्षेत्रों में डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड हिंदी और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? तो वो तो पराभव ऐसा हुआ कि जो एवरी डिफरेंट फील्ड वेयर वी वर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, एनी सेक्टर, इंडिया वाज लीडिंग ग्लोबली, और वह पराभव दैट कंप्लीटली, क्योंकि हमने ज्ञान, शक्ति, शस्त्र और उसको मतलब शक्ति की अवहेलना की, तो उसके कारण शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहा है। तो आज का टुडेज रेलेवेंस इज आल्सो देयर बिकॉज टुडे इज द विजयदशमी दिवस, एंड इन इंडिया इट इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज ए शस्त्र पूजन दिवस। भगवान राम ने भी जो राक्षसों का संहार किया, भगवान कृष्ण ने भी किया, तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल वन थिंग। फिर एक बात मैं ये और कहना चाहता हूँ भगवत गीता से, लास्ट में संजय ने कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी ज्ञान के साथ उन्होंने कहा अर्जुन का शस्त्र भी पूरी आवश्यक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। यही बात आज के समय में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को आज के समय में, आप देखिए डिफेंस में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 90% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट वाज इंपोर्टेड। लास्ट ईयर 68% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट was domestically produced. In space technology, we have become a global leader. आज की चंद्रयान और सूर्ययान की जो लीडरशिप है, I have been working in the startup. More than 100 startups are working only in space technology. Fintech technology. We have more than 108 जो जिसको कहते हैं यूनिकॉर्न्स, which have the valuation of more than 6,000 crores in a short span of time. Fintech, technology, and every field, space technology, infrastructure, railways, every field we are progressing because हमारी लीडरशिप में एक विजन है, हमारी लीडरशिप में एक डायरेक्शन है, और हम उस संस्कृति से जुड़े हुए जो हजारों साल से हमारे को इतना ज्ञान, वर्धन और सब देते हैं। आज ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह में इंडिया इज टेकिंग अ ग्लोबल लीडरशिप इन ग्रीन हाइड्रोजन। आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ बीपीसीएल आल्सो। ग्रीन हाइड्रोजन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर डूइंग। तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एरियाज, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो हमारी है उसको लेते हुए वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर इंडिया
will progress in economically and create a global leadership. I also want to say कि आज इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्लोबल रिकॉग्निशन हो रहा है, इतना लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चाहे यूएस को देख लीजिए, इवन अरब कंट्रीज को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, उनको कोई भारत से प्रेम हो गया ऐसी बात नहीं, उनको मोदी से प्रेम हो गया वो बात नहीं है। उन्हें मालूम है कि आने वाले 1-2 डिकेड्स में, इन अराउंड 1 or 2 decades, economic activity will progress towards India. And our Prime Minister knows that if we in 2047, when India will complete 100 years of its independence, so if we want to achieve the global leadership status, we have to become an economic superpower. And we are all lucky कि in this Amrit Kaal, we have completed 75 years of independence. In this Amrit Kaal, we are all there to contribute our bit to that leadership status that India want to achieve. And उसमें दो चीजें और मैं ये बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बताया, एक another big lead we are taking is under Modi ji's vision is cultural economy, and G20 was one example where cultural economy content of India was used to catalyze India's economy to the global level. It almost more than 60 places G20 के events हुए. In those places were identified as a cultural center which has the potential for having a strong cultural linkages, and about more than 1 lakh people across the world who are influencers in their countries, they came to that places and they were showcased the cultural richness of our India heritage. And Prime Minister says that this cultural economy, in addition to knowledge economy, is another propeller for India's economic growth. And India's content in art, culture, music, dance, food, festival, architecture, these all have to be showcased to the global population, and these more than 1 lakh influencers will take the message that India is culturally very big evolved country. We have great potential to lead the world, and we also have a leadership which has a vision to create strong infrastructure, defense, everything. तो यह बात मुझे लगती थी कि आप लोगों के पास सामने था। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि if India, जैसे मैंने कहा, India will catalyze the global economic progress. India is not only now will lead India become an economically superpower, but it will also catalyze global growth. ऐसे चाहे IMF के आज भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट आप देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के सब इंस्टीट्यूशंस की देखेंगे, मॉर्गन स्टैनले की देख लेंगे, they all say that India is in a position to catalyze the global growth. So in that case, if India has to become economical superpower and big power, उसमें उत्तर प्रदेश has a big role. Now I am seeing that as जैसे मैंने अमृत काल में 25 years में we are all part of that and contributing whatever bit that we can do to India's progress. Is another thing is that we are part of Gautam Budh Nagar and Noida. UP will catalyze the growth of India, and UP will catalyze the growth of India. Why? Because Maharashtra and Gujarat, etc. have catalyzed, and other states have catalyzed their growth, but they have reached a level where they will not, if they maintain that level, that's sufficient. But that UP, Uttar Pradesh, has a gap for that growth, and under Yogi ji, that is creating now a big growth. Global countries, global investors at present want to invest in Uttar Pradesh because it has large population, it has large land mass, it has resources, the infrastructure that it is being developed, law and orders and other issues, and in that is Gautam Budh Nagar. Gautam Budh
area which will catalyze the growth of Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh will catalyze the growth of the country, and India will be in the position and is in a position with being fastest growing economy in the world to catalyze and to channelize the growth of the world economy, and India is in the right position to lead the world because of its spiritual content and the sanskar Sanskriti, what we call from thousands of years, and that is important, and this message should always go, and I like these kind of institutions, जैसे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, प्रयास आपके लोग कर रहे हैं, तो यह बात मैं मुझे करता हूँ। और एक गीता का एक श्लोक मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा, यद्यत् चरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरो भवेत्, यानी the leadership has to people should follow how the leader performs, but leadership किसकी, यानी लीडरशिप रावण की तो नहीं हो सकती, भगवान राम की होती है ना, कृष्ण की। तो योग उसमें लीडरशिप में वो कंटेंट होना चाहिए, वो उसको आदर्श होना चाहिए। अगर कोई माँ बाप है जिसके हम अपने माँ बाप को गुरुजनों को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ है, अगर वो गलत काम करेंगे तो हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। तो मुझे भी लगता है कि लीडरशिप के अंदर वो आदर्श होना चाहिए, उनको देख के जीवन में उनके चरित्र को देख के उनके कार्यों को देख के हम लोग सीखते हैं अपने बच्चों को, परिवार को, और उस चीज को ले तो वो आदर्श जीवन जीने वाले लोगों का बहुत महत्व है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कि उस जीवन उस तरह के कार्य को आप कर रहे हैं, परिवारों को लेके चल रहे हैं, उस क्या गंगा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो लोगों ने यहाँ पे अभी जिनको अवार्ड मिलेगा, गीता में अथाह ज्ञान, मैं तो बहुत गीता का अध्ययन किया, अथाह ज्ञान, उन्होंने कहा कि अर्जुन को भी कर्म में, कर्म निष्काम कर्म की बात है, लेकिन अकर्म में भी नहीं, तेरा मन अकर्म में भी ना लगे, कर्म ना करने भी, मनुष्य जीवन है तो हमें सतत कर्म करना है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, उत्साह, ये सब चीजें मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है विकास के लिए, और अपना विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे, इसी संदेश और संकल्प को लेकर हम जाएंगे। मैं तो गौतम बुद्ध नगर में 1990 से काम कर रहा हूँ, यहीं रहता हूँ, 36 में मेरा निवास है, 65 में मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाला समय हम सब के लिए बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही भविष्य में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने लिए भी, लेकिन वह सामूहिक संकल्प, रामायण में एक बात आती है, जिसने भी संकल्प किया है उसी ने इतिहास रचा है। तो मोदी जी ने संकल्प किया है, हम सब लोग कलेक्टिवली उस संकल्प को पूरा करेंगे, और आज का दिन अगर उस संकल्प को लेकर चलेंगे तो हमारा अवश्य संकल्प पूरा होगा। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय के अलावा इतनी